हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंडियन जियोग्राफी को लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और भारत की नदियों को भरपूर पढ़े थे। हम सभी ने नदियों के 2 वीडियो लास्ट क्लास तक देखे थे, जिसमें हमने भारत की अधिकांश नदियों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले, आपको जियोग्राफी से भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी मिलेंगे, क्योंकि टारगेटेड है एमपी पुलिस में वनडे एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, कुछ परियोजनाओं से भी हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन पर बात करेंगे सीधे। भाखड़ा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी परियोजना पूछी गई है? भाखड़ा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये बहुत बार पॉइंट पूछा गया है। आप सभी नोट भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भाखड़ा परियोजना, तो भाखड़ा परियोजना अगर हम नदी की बात करें तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। क्योंकि कभी कभी नदी भी पूछ ली जाती है, परियोजना किस नदी पर मौजूद है। राज्य तो पूछा ही जाएगा और नदी भी साथ साथ में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। अगर इसका उद्गम की हम बात करें तो रौकस ताल से होता है। कहां से होता है? रौकस ताल। और रौकस ताल कहाँ है? तिब्बत के तहत आता। किसके तहत आता है? तिब्बत। आप ध्यान रखिए। और तिब्बत किसके तहत आता है? चीन के तहत आता है। चाइना आप बोल सकते हैं इसको। 62 में चाइना ने तिब्बत को अपनी कब्जे में ले लिया। तो रौकस ताल तिब्बती क्षेत्र में स्थित है, जहां से इसका उद्गम होता है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर? लगभग 1500 किलोमीटर। पूर्ववर्ती नदियों को हम आपको पढ़ाए थे, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। कौन कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सतलज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा डैम है। अब है किस स्टेट में? तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के भी कहां है? तो बिलासपुर में। अगर कभी कोई पूछ लिया जाए कि हिमाचल में भी कहां पर, तो बिलासपुर। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं ध्यान रखना है, ये हिमाचल वाला बिलासपुर है। कहां वाला? हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश में ही इसी नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर ही गोविंद सागर डैम भी है। गोविंद सागर झील है। क्या है? गोविंद सागर झील है, जो देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से भी जानी जाती है। तो आप हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखिए और सतलज नदी को ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे पहले जब तिब्बत से आती है तो हिमाचल में ही आती है। और हिमाचल में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। ये सभी पॉइंट नदियों में आपको क्लियर किए हैं। सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करेगी और भारत के 2 स्टेटों से बहती है, हिमाचल और पंजाब। तो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा डैम किस नदी पर मौजूद है? आप सभी जान पाए होंगे, बी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम। बहुत बार पूछा गया है ये जलप्रपात। सबसे अधिक बार वनडे एग्जामों में बार बार रिपीटेड होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, एनीवन, किसी भी एग्जाम में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात को आपको ध्यान रखना है कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो बात करेंगे तो कर्नाटक में है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की कैपिटल आप सभी को एक बार पढ़ा चुके हैं, बेंगलोर। कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और कर्नाटक में ही किस नदी पर मौजूद है? तो कावेरी नदी पर मौजूद है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी को ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होता है। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी से। इसी को हम लोग बोलते हैं पुष्पगिरी। क्या बोलते हैं? पुष्पगिरी। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से किस नदी का उद्गम होगा? कावेरी नदी का।
और हमारे देश में इसका दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बेसन है। किसके लिए? चावल के लिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा चावल, समझ पा रहे हैं ना, पूरे देश में सबसे अधिक चावल महानदी बेसिन और दूसरे नंबर पर इस कावेरी नदी बेसिन में होता है। और दक्षिण भारत में सबसे आगे है कावेरी नदी बेसिन, उसी में शिव समुद्रम जलप्रपात। तो जलप्रपात को आपको याद रख लेना है, कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। और ब्रह्मगिरी से किस नदी का उद्गम होगा? कावेरी का। अगर हम गोदावरी की बात कर लें, ऑप्शन है गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है? महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में क्या हुआ है? त्र्यंबकेश्वर, यहीं पर लगता है कुंभ का मेला। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। महानदी की बात करें हम लोग तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का कहां से होता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहां से? रायपुर के समीप सिंघावा से। और अगर क्षेत्र वाइज पूछा जाए तो दंडकारण्य वन क्षेत्र से। कहां से? दंडकारण्य वन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। दंडकारण्य वन क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया गया है, तो आपको दंडकारण्य वन क्षेत्र भी ध्यान रखना है। ये वन क्षेत्र आज कितने राज्यों में फैला है? पर्यावरण में बहुत बार पूछा गया है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा। इन 3 राज्यों में दंडकारण्य वन क्षेत्र फैला हुआ है। रहेगा ना सभी को याद? इसी वन क्षेत्र से महानदी का उद्गम होगा। और पर्सनली पूछा जाए तो रायपुर के समीप सिंघावा से। कहां से? रायपुर के समीप सिंघावा से। आपको ऑफलाइन क्लासेस में एक एक पॉइंट समझाए गए हैं, सारे पॉइंट आप एक बार अगर पढ़ते इनको तो सारा कुछ याद रहता। बस हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में थोड़ी सा फास्टली भी चल सकते हैं आपको, लेकिन समझ में जरूर आएगा क्योंकि आप ऑफलाइन में पहले से पढ़ चुके हैं। कृष्णा नदी को हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में कहां से? महाबलेश्वर। कहां से होगा? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली बड़ी नदी गोदावरी। तो आपको ये सारे पॉइंट कवर करवाए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी ऑप्शन। तो आप सभी अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं। देखिए, चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा जलप्रपात? चचाई। अब चचाई को ध्यान रखें, एमपी से, ये एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का। तो चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप सीधा सीधा राइट आंसर है रीवा। कहाँ स्थित है? रीवा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। चचाई जलप्रपात कहां पर मौजूद? रीवा में मौजूद। अब कोई पूछे कि किस नदी पर, तो बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी? बीहड़ नदी। अगर कोई ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो केवटी है भैया। कौन सा है? केवटी। किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। तो मध्य प्रदेश से भी कुछ ना कुछ जलप्रपात पूछ लिए गए हैं। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? जबलपुर में। नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं। तो चचाई जलप्रपात को ध्यान रखिएगा रीवा से, और रीवा से ही ध्यान रखना है आपको। ये पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, आपको मध्य प्रदेश जब पढ़ाया गया था तो टोटल सब कुछ समझाया गया। देखिएगा पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। रीवा में सोलर संयंत्र स्थित है। रीवा में क्या स्थित है? सोलर संयंत्र। और ये ऐसा वैसा सोलर संयंत्र नहीं है, देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र। देश का सबसे बड़ा। कितनी मेगावाट? 750। कितना मेगावाट है? 750 मेगावाट। अब ध्यान रखिएगा। और यही दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला एकमात्र प्लांट। और कहाँ का? अपने मध्य प्रदेश का, और पूरे देश का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। रीवा से ही हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सैनिक स्कूल भी है जो प्रदेश का पहला है। सैनिक स्कूल तो जानते होंगे आप, जानते हैं ना। और यही रीवा से ही ध्यान रखिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। कौन सा? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो आप ये भी ध्यान रखिए, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय।
तो ये सारे पॉइंट आप सभी को अच्छे से कवर करना है और लिखना भी है, और आप नोट्स भी बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। रीवा से ही ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में ही मौजूद है, तो रीवा से बहुत सारे पॉइंट हैं। बाण सागर परियोजना का मुख्यालय भी रीवा में ही है। सफेद शेर के लिए सबसे पहले प्रसिद्ध था रीवा, और पार्ट सी की कैपिटल भी रीवा। तो आप रीवा से अच्छे से पढ़िएगा, और राइट आंसर भी रीवा। राइट आंसर कौन सा है? रीवा ही है। अगर हम बात कर लें सीधी, तो सीधी जिले में क्या मौजूद है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सीधी में ही सोने के भंडार होने के भी साक्ष्य मिले। जबलपुर संगमरमर की नगरी और मंडला कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। आप सभी पिछले वीडियो को एक एक करके देखें। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत बार पूछा गया। राइट आंसर होगा 1526। कब लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526। अब लड़ा किसके बीच गया, ये भी ध्यान रखिए। इब्राहिम लोदी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी, समझ रहे? और किसके बीच लड़ा गया? बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर। जीता कौन था? बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर। हमारे भारत में आकर के सबसे पहले पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और बाबर का हुआ। तो बाबर को तो आप समझ गए होंगे। बाबर ने हमारे यहाँ पर पानीपत का युद्ध जीता। फिर 1527 में खानवा का युद्ध जीता। कहाँ का? खानवा का। 1528 में भी जीता उसने। 1528 में चंदेरी का युद्ध जीता। कहाँ का? चंदेरी का। और 1529 में घाघरा का युद्ध जीता अफगानी सेना के साथ। और 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के साथ साथ पूरा सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। बनेगा ना? देखिएगा आप 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध ध्यान रखें। 27 से खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। ये अपना वाला चंदेरी एमपी वाला, आप समझ रहे हैं, अशोकनगर में स्थित है। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ अफगानी सेना के साथ, और 1530 में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। किसकी? बाबर की। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो पानीपत के युद्ध को ध्यान रखिए 1526। दूसरा वाला 1556, वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाएगा। लड़ेंगे जैसे ही हम अभी लड़वाएंगे, घबराइएगा नहीं, आपको पिक्चर्स के साथ दिखाएंगे। और अभी थ्योरेटिकल क्लासेस जब आप पढ़ेंगे ना, तो सारा कुछ पिक्चर्स के साथ ही दिखाया जाएगा, और सबसे ज्यादा सदुपयोग किया जाएगा इसका। पिक्चर से देखने के बाद आप बाबर को ना भूलेंगे, ना राणा सांगा को, अभी भी याद रहेंगे उनके घोड़े। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए सिखों के पहले गुरु कौन थे? सबसे पहला, हाँ बिल्कुल, देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं। सिखों के पहले गुरु कौन थे? पूछा गया है बहुत बार, तो आपसे बनेगा सिखों के कौन से गुरु? पहले गुरु। आपके पास ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, अर्जुन देव और गोविंद सिंह। तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आप सिखों से जब पूछा जाता है तो कितने गुरु हुए? टोटल 10 गुरु हुए। टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। और जिसमें से फर्स्ट पूछे गए और अंतिम पूछे गए, फर्स्ट और 10 वाले, तो फर्स्ट ध्यान रखिए गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, आपने सुना होगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और लास्ट वाले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ये पॉइंट आपको फर्स्ट और अंतिम गुरु ध्यान रखना है, बहुत बार पूछे गए। सिखों के प्रथम गुरु और सिखों के 10वें गुरु, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह है 10वें, और गुरु फर्स्ट है जो गुरु नानक देव है, जो पहले वाले वो नानक देव हैं।
अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु है, इनको जहांगीर ने फांसी दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने फांसी दी थी। ये भी कभी कभी पूछ लिए गए। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं, इसके बाद फिर कोई भी गुरु नहीं हुए। उनके जो ग्रंथ, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं वही फॉलो किए गए और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ। तो आप सिखों के 10 गुरु हैं, पहले और अंतिम गुरु को अच्छे से ध्यान रखिए, वनडे एग्जामों में बहुत बार पूछे गए। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए चंपारण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? चंपारण बहुत बार सुना होगा आपने, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से तो उन्होंने सबसे पहले ये आंदोलन किया था और बिहार राज्य में किया था। कहाँ किया था? बिहार। तो किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया? चंपारण का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण। याद रखिएगा, अगर हम चंपारण आंदोलन से ही बात कर लें तो बिहार में हुआ था, लेकिन इनके द्वारा और भी अधिक आंदोलन किए गए। जो ज्यादा प्रसिद्ध है 1920 में किया गया था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। आप सभी ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन बहुत बार पूछ लिए गए, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन। 1930 में किया गया था एक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के आंदोलन को ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ ही होगा। किसने किया था? गांधी जी ने ही किया था। और गांधी जी का जन्म ध्यान रख लो 2 अक्टूबर, बिल्कुल 2 अक्टूबर 1869, 69 इस टाइम इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ? गुजरात राज्य में हुआ। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पर हम जाएंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है बहुत बार। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन के साथ जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का। कौन से नंबर का? पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए। जिम कॉर्बेट, इसी को जाना जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी किसी को जाना जाता है, जिम कॉर्बेट को ही जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। और उत्तराखंड राज्य करेक्ट आंसर होगा। तो जिम कॉर्बेट को अच्छे से ध्यान रखिए, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और इसको हैली के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप सभी ध्यान रखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए सूर्यताल झील कहाँ स्थित है? कौन सी? सूर्यताल। तो आप सभी पहले तो ये ताल बर्ड देखिए, जितनी झीलों में ताल बर्ड जुड़ा हो, देवताल, नैनीताल, नेकुचिया ताल, सात ताल, माला ताल, जितनी झीलों में ताल जुड़ा हो वो सब उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। सिर्फ ध्यान रखिए 2 झील उत्तराखंड की नहीं है, वो सूर्यताल है। कौन सी है? सूर्यताल। और दूसरी ध्यान रखिएगा चंद्रताल। कौन सी? चंद्रताल। ये 2 झीलें नहीं है, बाकी की सारी ताल वाली झीलें कहाँ की मिलेगी आपको? उत्तराखंड की। ये दोनों की दोनों झीलें कहाँ की है? हिमाचल में। कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो आप राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के साथ। और बाकी सारी जितनी झीलों में ताल आए वो सारी की सारी आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में मिलेगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। किसके साथ जाएगा? हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा। तो सूर्यताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, बाकी की सारी झीलें उत्तराखंड में मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? उत्तराखंड में। सेकंड जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा?
महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हम इस महात्मा गांधी जलप्रपात को जानते हैं, दूसरा नाम है जो आप लोग जानते होंगे जोगिया गरसोप्पा। जोगिया गरसोप्पा कौन सा जलप्रपात है? जोगिया गरसोप्पा किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। और किस स्टेट में है? ये भी पूछा गया है, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और यही देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो आप ये भी पॉइंट सारे ध्यान रख लीजिएगा। देश का सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगिया गरसोप्पा। तो किस राज्य में है, यही पूछा गया है। राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्योंकि हमारे देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बन जाएगा ना? आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस में टोटल पढ़ाया गया है जलप्रपात, सारा टेबल बनवाया गया है और कई बार पढ़ाया गया है। आप जिन ने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ी है उन सभी को लर्न हो चुका है, भरपूर प्रैक्टिस हुई है। वो तो चैलेंज के साथ बोलते हैं सर कॉपी से कहीं से भी पूछ लो, हमसे बनेगा, क्योंकि वो बहुत बार बच्चे कई सारे पढ़ चुके हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जोगिया गरसोप्पा प्रैक्टिस बस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारा आगे कुछ ना कुछ रिवीजन होगा और आगे तक जाएंगे हम। देखिएगा सिखों के 9वें गुरु, अगला क्वेश्चन जो है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? कभी कभी नंबर से पूछे गए हैं, 5वें पूछे गए हैं, 9वें पूछे गए हैं, 10वें पूछे गए हैं और पहले पूछे गए। तो ये ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर के तो अर्जुन देव हैं ही, गुरु तेग बहादुर राइट आंसर होगा। ये 9वें गुरु थे। कौन से नंबर के? 9वें गुरु थे। और कितने गुरु हैं? टोटल 10 गुरु हैं। और पहले गुरु कौन से थे? फर्स्ट नंबर के गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। याद होगा कि नहीं? कल तो नहीं भूल जाओगे? हाँ, क्योंकि पता नहीं है फिर कल भूल ही जाओ। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे ना और साथ साथ में ही जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपको पिक्चर्स भी दिखा देंगे, ठीक है, कैसे थे गुरु नानक देव जी। तो हम लास्ट में, और लास्ट वाले भी ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह। कौन से? गुरु गोविंद सिंह। बन जाएंगे ना सभी से? गुरु गोविंद सिंह को भी ध्यान रखिएगा और गुरु नानक देव जी को भी। ये फर्स्ट और 10वें और 9वें नंबर के तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, इनको फांसी दे दी गई थी। और किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। तो ये बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति था मुगलों का, ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन रहा, अकबर के बाद इसी का लंबा ड्यूरेशन रहा। इसने अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ा था, बताइए, पापा को जेल में डाल दिया, भाइयों को फांसी दे दी थी। इसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहे था ही नहीं, इस कारण से इसने मरने के पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था, क्योंकि विश्वास नहीं था इसको किसी के ऊपर। तो जिंदा व्यक्ति होने के बाद भी अपना मकबरा बनवाए कौन? औरंगजेब। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ही अपना मकबरा बनवाया था ये। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से लोहे का अयस्क नहीं है। ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है, बताइएगा कौन सा नहीं है? लोहे का अयस्क नहीं है, बताइए जल्दी से। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बिटुमिनस और लिमोनाइट। राइट आंसर कौन सा होगा? बिटुमिनस। ये किसका है? कोयले का है। ये किसका है? कोयले का है। बाकी के सारे किसके हैं? ये ध्यान रखिए, बाकी सारे किसके हैं? लोहे के। बाकी सभी लोहे के, सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस है जो कोयले का है। तो आपका सी आंसर एच करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोहे के ध्यान रखो और कोयले के ध्यान रखो, 4 अयस्क हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। लोहे के ध्यान रखो ऐसे, मैग्नेटाइट, कौन सा है? मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट के बाद कौन सा है? हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट है, कौन सा है? लिमोनाइट, और फिर लास्ट सिडीराइट है।
कौन सा है, सिडीराइट। ये 4 अयस्क लोहे के हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। कोयले की बात कर ले हम लोग तो एंथ्रेसाइड है, कौन सा है, एंथ्रेसाइड। और बी में बिटुमिनस, ध्यान रखिए, बी में कौन सा, बिटुमिनस। सी में पीट, ध्यान रखिए, और डी में लिग्नाइट, ध्यान रखिएगा। और इनसे 4 हैं, बड़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन किसका अयस्क नहीं है, हमें वास्तविक में लर्न नहीं किए होते या प्रैक्टिस नहीं किए होते, तो कंफ्यूजन होता है। आप लोहे के 4 ध्यान रखो, कोयले के 4 ध्यान रखो, यही पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, एक बार बन जाएंगे आपसे। निम्न में से लोहे का अयस्क नहीं है, राइट आंसर होगा, समझ गए होंगे आप। दूसरा पॉइंट है जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, कौन सा पर्यटन स्थल, ऊटी, बहुत बार पूछा गया है। तो ऊटी के बारे में भी हम जानते हैं, तो ऊटी पर्यटन स्थल आप ध्यान रखिएगा। पहले तो राइट आंसर जो होगा तमिलनाडु, कहां पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है ऊटी पर्यटन स्थल। अब ऊटी से अगर हम लोग जाने तो ऊटी हिल स्टेशन भी है यहाँ का, और ऊटी कहां पर मौजूद है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। कहां पर मौजूद है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी कितने राज्यों में फैली हुई है, तो सबसे अधिक तो तमिलनाडु में ही है। कहां पर है, तमिलनाडु। और फिर केरल में भी फैली है, और केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी फैली है। नीलगिरी से आप 3 राज्य ध्यान रखिए, नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में फैला है। तो सबसे पर्सनली ज्यादा है तो तमिलनाडु में ही, और नीलगिरी में ही, ऊटी नीलगिरी में ही साल सागौन के वृक्ष मिल जाएंगे आपको। नीलगिरी में किसके वृक्ष मिलेंगे, साल सागौन के वृक्ष भी मिल जाएंगे। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो दौंडा बेटा है, कौन सा है, दौंडा बेटा। तो ये पॉइंट भी आपको दौंडा बेटा से भी ध्यान रख लेना है, बहुत बार पॉइंट पूछे गए। और नीलगिरी चाय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में किसके लिए, चाय की खेती के लिए। तो आप सभी जानते हैं इन सारे पॉइंटों को, पिछली क्लासों में भी आपको पढ़ाए गए हैं, अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन में दक्षिण पश्चिम मानसून इज करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी प्रारंभ होता है हिंद महासागर से, प्रारंभ कहां से होगा, हिंद महासागर से, और इसके साथ ही ऊपर से बहेगा अरब सागर से, तो और अधिक नमी ले लेता है। अरब सागर से इसके जस्ट ऊपर से बहेगा तो इसमें नमी की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, और पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। कौन सी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये सारे पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, आप अच्छे से पढ़िएगा। वनडे एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ लिए गए हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप सभी को डेली प्रतिदिन कोशिश करेंगे डेली वीडियो दिया जा सके, थोड़ी सा टाइम की दिक्कत हो पाती है इसलिए आप रूटीन नहीं हो पा रहा है। और आप ये सारी क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगली श्रृंखला हमारी सेकंड जो पार्ट होगा वो आप कल मिलेगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।